रीस्ट्रक्चरिंग निकाल लें। आज रीस्ट्रक्चरिंग करवाएं जरा, साथ वाले की रीस्ट्रक्चरिंग करवाएं। इस संडे को आना पसंद करेंगे, अगले संडे को आना पसंद, दोनों संडेज को। इस संडे वाले हाथ खड़ा करें, अगले संडे वाले चलें, अगले को इंशाल्लाह। कल फिर हमें आना पड़ेगा नॉर्मल, वो जो 3:30 बजे फिर हम आते हैं, तो कल हमें आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है ऑब्वियसली दूसरा फिर अगले महीने, अगले हफ्ते भी कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा 1:50 पे। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग आज देखते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग, अच्छा जी, रीस्ट्रक्चरिंग पेज नंबर है 7 वाले की किताब का 323। आप मत बोलो आज। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स दैट मे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये स्टैंडर्ड के पैराज हैं, पैरा 70, पेज नंबर आपको कभी पता नहीं चलेगा, 323। सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ बिजनेस, पानी बनाना बंद कर दें, तो दैट इज कॉल्ड एज रीस्ट्रक्चरिंग। क्लोजर ऑफ अ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री, 10 कंट्रीज में कारोबार कर रहे थे, एक कंट्री में कारोबार बंद कर दिया, या किसी पूरे रीजन में कारोबार बंद कर दिया, या रीलोकेट कर गए बिजनेस एक्टिविटीज को लेके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल डिलीटिंग अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट, टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया आपने पूरी एक लेयर ऑफ मैनेजमेंट को। जैसे केक पे लेयर्स बनी होती है ना, क्रीम की अलग होती है, जैम की अलग होती है, तो आपने एक पूरी लेयर को निकाल दिया। क्रीम का वैसे जमाना नहीं रहा, तो आपने एक पूरी लेयर को निकाल दिया नौकरी से। अच्छा जी, और कंप्यूटर सिस्टम लगा लिया ताकि वो काम एफिशिएंटली हो जाए। फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशंस हुई आपकी कंपनी में, जिनका मटेरियल इफेक्ट है आपके बिजनेस की नेचर पे और आपके बिजनेस के फोकस पे। तो बस फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन को, बंदे इधर से उधर शिफ्ट कर दिए, कुछ बंदों को निकाल दिया, एक ही बात है सारी। तो ये 3-4 मिसालें हैं जब रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। तो बिजनेस बंद कर दें, बिजनेस दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर लें, या एक कंट्री में से बिजनेस बंद कर दें, या एक मैनेजमेंट लेयर को नौकरी से निकाल दें। दिस ऑल इज रीस्ट्रक्चरिंग। आमतौर पे रीस्ट्रक्चरिंग की ननकानावल भाई, आमतौर पे रीस्ट्रक्चरिंग की लाइबिलिटी अराइज होती है जब 2 शराइत पूरी हों। अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेज ओनली व्हेन एंड ओनली व्हेन एक एंटिटी का फॉर्मल प्लान हो, पहली शर्त आपका फॉर्मल प्लान हो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, और हैज रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन। कैसे? बाय स्टार्टिंग टू इंप्लीमेंट दैट प्लान और अनाउंसिंग इट्स मेन फीचर्स, या अनाउंस कर दें या आहिस्ता आहिस्ता रीस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दें, यानी बंदों को निकालने लग जाएं। तो रीस्ट्रक्चरिंग की लाइबिलिटी राइज होती है जब 2 शराइत पूरी हों। नंबर 1, यू हैव अ फॉर्मल प्लान ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, प्लान हो हाथ में और अनाउंस हो गया हो। अब प्लान ये नहीं होता कि मैं जो है वो मरी जा रहा हूं, प्लान है भाई, ये कह देने से प्लान नहीं बनेगा। उसमें भाई किस दिन जाना है, कौन से कपड़े लेके जाने हैं, कौन से कपड़े छोड़ के जाने हैं, किसके साथ जाना है, जहाज पे जाना है, कैसे जाना है, ये प्लीज, ये प्लान पूरा, फिर प्लान के पीछे पूरी थीम होती है। तो प्लान कैसे आइडेंटिफाई होगा? एटलीस्ट कम से कम आप बताएं कि कौन सा बिजनेस पार्ट मैं बंद करने लगा हूं, पानी बनाना। प्रिंसिपल लोकेशंस, मुल्तान के अंदर मेरी फैक्ट्री है, वो वाली फैक्ट्री में बंद करने लगा हूं। लोकेशन, फंक्शन, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 48 लोगों को मैं निकाल रहा हूं, हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेशन, एंड द एक्सपेंडिचर्स डेट विल बी अंडरटेकन, और इसके लिए क्या खर्चे करने पड़ेंगे, एंड व्हेन द प्लान विल बी इंप्लीमेंटेड, और कब मैं इंप्लीमेंट करूंगा ये प्लान, किस दिन मैं जाऊंगा मरी। तो प्लान हवाई प्लान नहीं होना चाहिए, कम से कम एंड लिखा हुआ है, एंड कम से कम प्लान में आप बताएं कौन सा बिजनेस बंद कर रहे हैं, कहां कहां बंद कर रहे हैं, कौन से खर्चे करने हैं, और किस दिन आप लोगों ने प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। तो समझा जाएगा ये प्लान नहीं, ये पक्का प्लान है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस करना शुरू कर दें चीजों को, और प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो अब पेपर में ना आप मेरे ख्याल से सिर्फ ये वाली बात ना उठा के लिख दिया करेंगे,
जरा सुनिएगा लिखनी कैसे है। ये पिछली वाली बात तो कोई इतनी जरूरी नहीं है, ये वाली बात लिखनी कैसे है। अब आपने पेपर में लिखना है, 1 मिनट। देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर बिकॉज द एंटिटी हैज अ डिटेल्ड प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड it has raised a valid expectation because entity has announced its main features। इस तरह की कोई 2-3 लाइनें आप जो है वो पैरा 72 से लिख दिया करेंगे, क्योंकि पैरा 72 एक इंपॉर्टेंट पैरा है जिसमें आप लिख के आया करेंगे कि ये 2-3 बातें जो मैंने ब्रैकेट में लगाई हैं ये बातें जरूरी नहीं होंगी, कम से कम आप ये बातें 2 लिख के आ जाएं कि देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बिकॉज वी हैव अ फॉर्मल प्लान एंड इट इज अनाउंस्ड। जरा प्रोफेशनल फिक्रे हो जाएंगे आप यहां से देख के लिखेंगे तो, साथ साथ थोड़ी थोड़ी बातें ना करें। अच्छा जी, पैरा 80 रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन जो आपने बनानी है वो आपने एंट्री की थी एक्सपेंस डेबिट 48 बंदों को निकाला था 5 लाख रुपया देके ईच 240। प्रोविजन बनाने के लिए 2 शराइत हैं। अ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शैल इंक्लूड ओनली डायरेक्ट खर्चे अराइजिंग फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग विद आर दोज डेट आर बोथ। इसमें 2 बातें पाई जानी चाहिए जो आप इनको निकालते हुए पेमेंट्स करें। नंबर 1, ये नेसेसरी खर्चे हैं जो कि रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आए और ये एसोसिएट नहीं कर रहे ऑनगोइंग बिजनेस से। इनको जब निकाल देंगे तो इससे ऑनगोइंग बिजनेस को कोई फायदा नहीं होगा। तो 2 बातें। नंबर 1, नेसेसरीली इंटेल्ड बाय रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह, इंटेल्ड वजह, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से ये खर्चे आए। और दूसरी बात, इन खर्चों में क्या होनी चाहिए, इन खर्चों को करने से फ्यूचर बिजनेस में आपको हेल्प ना हो, बल्कि इन खर्चों के करने से क्या होगा मेरे ख्याल से, बस पुराने एम्प्लॉयज घर चले जाएंगे, जान छोड़ देंगे, तंग नहीं करेंगे। डन। तो किस चीज की लाइबिलिटी सिर्फ बना सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग में, जिसमें 2 शराइत पाई जाएं, ये खर्चा रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आए और इससे ऑनगोइंग बिजनेस को फायदा। क्या रिडंडेंसी कॉस्ट इस डेफिनेशन में पूरी उतरती है? सोच के बताएं। यस, रिडंडेंसी कॉस्ट इस डेफिनेशन पे पूरी उतरती है। जी शुक्रिया हाइब्रिड में लेट आने, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये चिन्मिन कहां से आ रही है? मिन अ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड, रीस्ट्रक्चरिंग में 3 बातें नहीं है, याद होगा आपको। नंबर 1, वो जो 2 बंदे रखे थे उनको रिट्रेन करना, या फिर किसी 2 बंदों को निकाल के रीलोकेट करके किसी और जगह भेज देना, या उनकी मार्केटिंग करना कि नए बंदे हमने रख लिए हैं या पुराने डिवीजन में से ये बंदे आ गए हैं और उनको नए सिस्टम लेके देना, या उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में लिंक डेवलप करना, यानी उनको कोई डिस्ट्रीब्यूशन वैन लेके दे दी, कोई चीज लेके दे दी। तो ये किसके ऊपर खर्चा है, हो रहा है 2 बंदों के ऊपर, वो जो 2 बंदे हमने रखे थे। आर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट्स एज ये एंड ये। जी नहीं, इसमें ओए वाली बात तो नहीं, अफसोस की बात है भाई, आवाज कट रही है यार इधर बात। मीनवाइल आप सामने वाले के सर पर शफकत का हाथ रखें, सामने वाले के सर पर शफकत का हाथ। हाइब्रिड में 1 ने बात माननी है, 2 ने, 3 ने, 4 ने। आवाज आ रही है, इसका मतलब है देखे अब नहीं, ठीक है, कट कट के आ रही होगी, वो आवाज ही क्या जो कट कट के आए। अच्छा जी, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में जो 2 एम्प्लॉयज आपने रख लिए हैं अपने पास, जिनसे आपको बहुत मोहब्बत थी, उनकी रीट्रेनिंग का कॉस्ट, उनकी मार्केटिंग की कॉस्ट, आप उधर ही चले जाओ, और उनके लिए न्यू सिस्टम खरीदने की कॉस्ट, इसको आप रीस्ट्रक्चरिंग के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। और प्लीज आईकैप अपने सोल्यूशन में लॉजिक देके आता है ये वाली, दीज एक्सपेंडिचर्स रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड आर नॉट लाइबिलिटीज फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। बस घर में भी स्टैंडर्ड में भी इतने से को काट दीजिएगा या फिर इतने से को हाईलाइट कर लीजिएगा, जो आपको पसंद होगा, इतनी से बात लिखनी है। हाँ, काटना वैसे मुनासिब नहीं, सीए फाइनल में भी आपने यूज करने हैं। दीज एक्सपेंडिचर रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड आर नॉट लाइबिलिटीज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, वो जो एनआरवी लॉस वाली बात है वो इसने यहां नहीं की, क्योंकि वो IS2 का कॉन्सेप्ट है। अगली बात, अगर आपका प्लान है कि आपने, अल्लाह आपका भला करे, वो कहां नोट किया था रीस्ट्रक्चरिंग वाला,
पता नहीं कहाँ नोट किया था, वो जो एक डायग्राम से नोट की थी। चलें याद करा दें मुझे, मेरे ख्याल से वो कुछ इस तरह से थी डायग्राम। 31 दिसंबर 11 था और हमने जनवरी फरवरी मार्च में ऑपरेट करना था और मार्च में हमने बंद कर देना था। आप दोनों प्लीज लास्ट टाइम मैं कह रहा हूं। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा कि यहां पे खड़े होकर अगर आप सोचें कि मैं जनवरी फरवरी मार्च में चीजें बनाऊंगा और बनाकर बेचूंगा तो मुझे लॉस आएगा, तो इसको क्या कहना है, फोरसीन लॉस, या फ्यूचर में ऑपरेट किया तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट किया तो नहीं लॉस आएगा। एनआरबी लॉस इज अ फोरसीन लॉस। वो ये होता है कि हमारे स्टॉक में 70 बोतलें पड़ी हुई हैं, वो सस्ती बिकेंगी, डेट इज एनआरबी लॉस, एंड डेट इज इंग्लिश में कॉल्ड एज फोरसीन लॉस। बट फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज इफ यू विल ऑपरेट इन जनवरी फरवरी मार्च डेट विल कम, अगर नहीं ऑपरेट करेंगे नहीं आएगा। अब कॉलेज वालों की मैं बात करता हूं। कॉलेज वाले कहते हैं कि अगर अगले साल हम पीआरसी पढ़ाएंगे तो बिल फर्ज बच्चे कम आएंगे और टीचर्स की तनख्वाह ज्यादा होगी, तो अगर हमने पीआरसी का बैच लगाया तो हमें आएगा लॉस। उनको क्या जवाब देंगे, दिस लॉस इज अवॉइडेबल। ये लॉस क्या है, यू कैन अवॉइड इट बाय क्लोजिंग द बिजनेस टुडे। लेकिन आपकी मर्जी, आप नहीं बंद करें तो आप इस खुद जो है वो कुएं के अंदर छलांग मार रहे हैं। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस क्या होता है, अगर फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा। ये उन यूनिट्स पे होता है जो अभी बने ही नहीं, जिनका रॉ मटेरियल भी शायद आपने ना खरीदा हो, बाजार जाके खुद रॉ मटेरियल खरीदेंगे और चीजें बनाएंगे। अब आपकी मर्जी, फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉस आना है वो आपकी किस्मत है, लेकिन इसको प्रोविजन मत बनाएं। और अगर प्रोविजन बनाएंगे भी तो प्रोविजन होती है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, तो किसकी तरफ आप लाइबल है, लाइबल तो किसी की तरफ नहीं। फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, लाइबल तो किसी की तरफ नहीं। इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ना है, वो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि फर्ज करें हमने स्टूडेंट से एग्रीमेंट कर लिया हुआ है बाइंडिंग किस्म का कि हम आपको जरूर अगले साल पढ़ाएंगे। आप लोगों से ऐसा एग्रीमेंट नहीं कॉलेज वालों ने किया हो कि अगले 6 महीने में भी पढ़ाएंगे। ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि आपने एग्रीमेंट कर लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अब आप फंस गए हैं, वो फिर अलग सिनेरियो है, उसको मैं डील नहीं कर रहा। मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर फ्यूचर में हम ऑपरेट करें तो हमें क्या आएगा, लॉस। दिस लॉस कैन बी सेफली अवॉइडेड। इस लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं। कौन सा पेज था, 323। आइडेंटिफिएबल नजर आ रहे हैं, फ्यूचर में ऑपरेट करने के लॉस अप टू द डेट ऑफ जनवरी फरवरी मार्च के एंड तक आर नॉट इंक्लूडेड इन एज इट इज। आपने ये फिक्रा लिखना है और आगे लिखना है देयर फॉर रुपीज इतने गिवन इन क्वेश्चन इज नॉट रिकॉर्डेड एज प्रोविजन। एज इट इज ये फिक्रा उठाने आप, ये मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाने, अनलेस दे रिलेट टू एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। एक आसान सा कॉन्ट्रैक्ट है, कल वो हम पढ़ेंगे, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बता दें जी क्या चीजें हमने डाल दी रिस्ट्रक्चरिंग में। नंबर 1 रिडंडेंसी कॉस्ट, क्या 4 चीजें निकाल दी, मार्केटिंग, रीट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम्स एंड फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। एक चीज हमारी पुरानी है जो हमने पैरा 51 में पढ़ी थी, वो ये है कि आप जरा थोड़ा सा विजुअलाइज करें। आप जब 48 लोगों को निकालेंगे तो उनको पैसे देंगे और प्लांट जो पानी बनाने वाला है वो बेच के आपको पैसे आएंगे। पढ़ी थी ये बात। तो अब इन दोनों को नेट करने की इजाजत, ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कहता है एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पैरा 51, एक दफा हमने किया था। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ मशीन। कौन सी वाली मशीन, फैक्ट्री में पड़ी हुई मशीन, जिस मशीन से हम क्या बना रहे हैं, मशीन पानी बनाने वाली। अब पानी उसने तो नहीं बनाना, पानी तो बस फिल्टर ही करेगी और क्या करेगी। As required by para 51, gain on expected disposal of machine are not taken into account in measuring a restructuring provision, even if sale of machine is a part of restructuring. अगर मशीन का बेचना रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है फिर भी नहीं। What does it mean? फर्ज कर लें आपकी रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट आनी है, रिडंडेंसी 30 मिलियन, और आपको एक्सपेक्टेड गेन है ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन 3 मिलियन। अब आप बताएं ऐसी सूरत में हम क्या एंट्री करेंगे,
एक्सपेंस डेबिट, और इस 3 मिलियन को तब कभी डिस्पोजल अकाउंट में गेन रिकॉर्ड कर लेंगे IAS 16 के मुताबिक जब कभी ये एसेट बिक जाएगा। इंग्लिश पढ़ने फिर नोट कीजिएगा। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ मशीन आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, नेट ना करें, आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मयरिंग आ, ये नई चीज मैंने आपको बताई है, ये पहले नहीं बताई थी। इवन इफ द सेल ऑफ एसेट इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, चाहे इसका बेचना रिस्ट्रक्चरिंग के साथ जुड़ा ही क्यों ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल तो एक को फोर्स इन गेन टाइप चीज है, फोर्स इन गेन तो वैसे रिकॉर्ड नहीं हो सकते। इसकी हमने एक और मिसाल की थी कि प्लांट डी इंस्टॉल करना है, मजदूरों को पैसे देने हैं, और प्लांट का स्क्रैप मेटल बेच के कुछ ना कुछ गेन आना है, उन दोनों को नेट करने की इजाजत, इन दोनों को इंडिपेंडेंटली डील करें, बिकॉज इस पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड अपना लगता है खुद। IAS 16 में ये अदर इनकम में चला जाएगा। ठीक है जी, इट्स ओवर फॉर टुडे। अब डी कमीशनिंग के सवाल ज़रा जोर दे के रखें इन पर। डी कमीशनिंग के सवाल, अब हमारे दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं IAS 37 में, एक वारंटी और एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, वो इंशाल्लाह कल करके मंडे से फिर IAS 10 शुरू करेंगे। अच्छा जी, कौन कौन सा सवाल कल कर लिया था? कितने लोगों ने घर में किया था दोबारा जाके? भाई ये बड़े ज़रूरी हैं सवाल, खुदा के लिए आज कर लीजिएगा, क्योंकि कल की जो सेकंड क्लास है उसमें हमने सारे सवाल करने हैं पास्ट पेपर के डी कमीशनिंग वाले। तो सेकंड क्लास में डी कमीशनिंग ज़रा मैं पक्की पास्ट पेपर के सवाल साथ साथ पारी कर देंगे कल हम। कौन सी वाली? स्मोक फिल्टर वाली। स्मोक फिल्टर अगर किसी ने लगाने को कहा है और हमें पता है कि 2 करोड़ रुपए के स्मोक फिल्टर लगने हैं, तो क्या मैं बिजनेस अगर आज बंद करूं तो स्मोक फिल्टर लगा के बंद करूं, या स्मोक फिल्टर जितना अरसा नहीं लगाया उसका फाइन पे करूं? लॉ ने कहा हुआ है कि स्मोक फिल्टर लगाएं। अच्छा भाई, हमारे पास, हमें घर में रहते हैं और हुकूमत के बंदे आए और हुकूमत के बंदों ने कहा कि भाईजान आपने जो है वो अपने घर के अंदर शेड नहीं बनाए हुए, आपने अपने घर की छत के ऊपर ये चीज़ नहीं बनाई हुई, वो चीज़ नहीं बनाई हुई, आप जा रहे हैं हॉलैंड, अब आप क्या इस लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं? अगर आप आज घर बेच दें तो यू कैन अवॉइड दिस लाइबिलिटी। तो इसी तरह ICAP वालों ने कॉलेज वालों को कहा कि आप ऐसा करें, बच्चों के लिए डिलीवरी वैन लें, डिलीवरी वैन सॉरी ट्रांसपोर्ट वैन, डिलीवरी वैन तो चीज़ों के लिए होती है, तो बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट वैन लें जो बच्चों को हॉस्टल में छोड़े और हॉस्टल से उठाए। अब कॉलेज वालों ने कॉस्टिंग शॉस्टिंग की, लीगल रिक्वायरमेंट थी, कॉलेज वालों ने कॉस्टिंग की, कॉलेज वालों ने कहा ये तो वैसे पहले ही पट्ठा बैठ जाना साडा, तो इसलिए पट्ठा बैठ जाना मीन्स लॉसेज आएंगे, तो कॉलेज वालों ने कहा मैं कारोबार बंद कर रहा हूँ, कैन वी अवॉइड दिस, या बसें खरीदें और अवॉइड दिस? तो इसमें पास्ट इवेंट होता बसों का खरीदना, वो खरीदी नहीं। हाँ, अगर बसें खरीदे बगैर कॉलेज चलाते रहे तो शायद ICAP फाइन मांगता रहे, वो आप देते रहे शौक से। अच्छा जी, पेज नंबर 345 बनेगा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा मेरे ख्याल से, तुम्हारे ख्याल से भी? जी बिल्कुल। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज रिवाइज करवाएं। एक मिनट, रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बताएं। चुप। इफ नो, और वर्किंग वन कितों आ गया? कंसोलिडेशन से बाहर निकला सरकार। इफ नो प्रीवियस लॉस, तो IAS 16 कहते हैं एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। और जरा सोच के बताएं अगली एंट्री, अगर कोई प्रीवियस लॉस हो, सोचें जरा सोचें, एंट्री बनाएं। एसेट डेबिट नहीं, होश से लॉस है पहले, लॉस क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन, ये 2 एंट्रीज हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस की। तसल्ली से मुझे बता लेने दें, आम हालात में रिवैल्यूएशन सरप्लस की क्या एंट्री है? अगर पहले कोई लॉस ना हो, एसेट डेबिट खुशी की आम हालात में क्या एंट्री है? एसेट डेबिट खुशी क्रेडिट इन OCI। लेकिन अगर ऑलरेडी लॉस हो तो एसेट डेबिट लॉस
क्रेडिट, लॉस को खत्म करें, फिर भी कोई खुशी बचे तो उसको आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएं। नहीं, एक मिनट, मैं जरा गम की एंट्रीज भी कर लूं, फिर इंशाल्लाह जो है ना आपको खुशियों की एंट्री में करने दूंगा। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री आम हालात में इफ नो प्रीवियस सरप्लस, अगर पहले से कोई सरप्लस ना हो तो आम हालात में लॉस की एंट्री एसेट क्रेडिट। इफ प्रीवियस सरप्लस, अगर पहले से कोई सरप्लस है तसल्ली से एंट्री बनाएं। पहले मुझे बताएं क्या आया है, लॉस, एसेट क्या करूं, पहले से सरप्लस पड़ा है, सरप्लस को खत्म करें। चलें, जी सरप्लस की एंट्री आम हालात में एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। लेकिन अगर पहले से लॉस है, एसेट बढ़ाएं, लॉस खत्म करें, फिर भी अगर खुशी बच जाए, और आम हालात में लॉस की एंट्री P&L डेबिट एसेट क्रेडिट। और अगर पहले से कोई सरप्लस पड़ा है तो फिर सरप्लस खत्म करें, बाकी लॉस को कहां ले जाएं, P&L। अच्छा जी, अब जब एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा तो हम डीकमीशनिंग को कैसे लेके चलेंगे वो आज हमने देखना है। आपने नोट कर लिया? ठीक है। भाईजान कल तक हो जाएगा नोट? अच्छा, तस्वीर ले जाएं आप, आपकी सादगी पे मैं कुर्बान जा रहा हूं। अच्छा, अच्छा जी, एक सवाल में आया करेगी रिवैल्यूएशन और एक सवाल में आया करेगा डीकमीशनिंग का एस्टीमेट चेंज। डीकमीशनिंग में चेंज आया करेगी, एस्टीमेट डीकमीशनिंग में चेंज आया करेगी। इसमें हो सकता है आपका अमाउंट चेंज हो जाए, हो सकता है आपका रेट चेंज हो जाए। ठीक है जी, ये ना अजीब सी बात है, कल हमने इसका नाम रखा था चुड़ैल और इसका नाम डैन रख देते हैं। अब अगर आप नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो अभी करवा लें, इसका नाम रोड़ा रख लेते हैं, पत्थर रोड़ा, और इसका नाम खड्डा रख लेते हैं। ये चुड़ैल और डैन चलेंगे तो चलवाने दें। हाँ जी, एक मिनट, क्या रिवैल्यूएशन, क्या? ओहो, अच्छा चलें ठीक है, अब देखी जाएगी, खैर है नहीं। अच्छा, कल हमने ब्लू मार्कर यूज किया था डीकमीशनिंग के चेंज के लिए, आज हम रिवैल्यूएशन के लिए रेड मार्कर यूज करेंगे। ओके, हिम्मत करके नोट करें मोहतरम। कोई घर वालों ने कहां देखना है ये आपका रजिस्टर? कल हमने पढ़ा था कि पहले चुड़ैल तक जाएंगे
उस डेट तक जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। और आज हम पहले, अजीब सा लफ्ज़ हो गया है, डैन तक जाएंगे सॉरी, चले जाएंगे डैन तक और फिर देखेंगे केस को कैसे टैकल करना है। ओके, बिट अजीब टुडे। पेज नंबर 345 है साथ वाले की बुक में। वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ प्लांट। भाईजान आपके पेपर में चुड़ैल आएगी तो साथ वाले के पेपर में भी चुड़ैल आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पेपर में चुड़ैल है तो साथ वाले के पेपर में डैन आई होगी। तो वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ बिजली। शुक्र है, हमने समझा गैस बनाने के लिए उन्होंने वापडा ने लगाया। इट हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। कल तक सफा नहीं मिलेगा, ये पेज नंबर 345 है। इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 20 ईयर्स। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, लेकिन लैंड की फेयर वैल्यू टाइप दी नहीं हुई, तो नॉमिनल अमाउंट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी, लेकिन अब लैंड की फेयर वैल्यू दी नहीं, इसलिए अब मैं डेटे को फिर इग्नोर कर रहा हूँ। हाउएवर इट एग्रीड टू रीस्टोर द साइट एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट। इट हैज एग्रीड टू रीस्टोर, हम रीस्टोर करके देंगे। अदर एलिमेंट इन्फॉर्मेशन इज अंडर। इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज 450 मिलियन। इट इज एस्टिमेटेड एट साइट रिस्टोरेशन वुड कॉस्ट 260 मिलियन। इट इज एन इनिशियल एस्टिमेट जिसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाएगा। इट इज अ पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेयर इट्स पीपीपी यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। When the plant commenced its operation on January 15, the prevailing market-based interest rate was 7%. On 31 December 16, the plant was done. The plant was revalued. आज चुड़ैल नहीं आई, क्या आ गई? सॉरी, डैन आ गई एट ₹410 मिलियन। तो ये रिवैल्यूड अमाउंट है या प्रोविजन की चेंज है? रिवैल्यूड अमाउंट है। अब जो भी है हमने लफ्ज़ डिसाइड कर लिए हैं, अब अपने जहन को उस तरफ लेके नहीं जाना, आप एब्जॉर्ब करें। अगर किसी को ये अल्फाज पसंद नहीं है तो कोई मसला नहीं। ऑन 31 दिसंबर 2018, 2 साल बाद मार्केट का रेट बदल गया, चुड़ैल। ऑन 31 दिसंबर 20 रिस्टोरेशन कॉस्ट 400 मिलियन पे चली गई, जो कि 260 की थी। ये भी क्या हो गई? चुड़ैल। यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 20 ईयर्स। ये लाइन नहीं पढ़नी, असल में मैंने आपको सारे साल की एंट्रीज करवानी है। ओके, मेरे ख्याल से मुझे आप चलने दीजिएगा नॉर्मल तरीके से। मैं चलना शुरू करूंगा 2015 से। मैं कोई जंप नहीं मारूंगा आज, पूरा 15 का साल चलूंगा, पूरा 16 का साल चलूंगा, और 16 के साल के एंड पे पहुंच कर फिर मैं ये लाइन पढ़ूंगा। मुझे पहले लाइन ना पढ़वाइएगा, पहले मुझे 31/12/16 तक पहुंचने दीजिएगा। मेरे बात भाई याद रखिएगा, डैन के पास पहुंच के पता चलता है कि वो डैन है, ठीक है? तो पहले आप पास पहुंचने दीजिएगा, फिर उसके बाद टिकअप करेंगे। नहीं होती है आपके इलाके में तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? ठीक है, मैं इसको पंजाबी डैन कर देता हूं अगर तुम्हें बुरा है तो। मैंने आपको कहा आप चुप रहा करो। ये चुड़ैल का ऑपोजिट होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री, जो भी समझ लो, चुड़ैल के अलावा कुछ होती है। अच्छा जी, बात खत्म हो चुकी है। अब मैंने ऑप्शन दी थी उस वक्त, आप लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की। डेट, मोहतरम चुप कर जाएं। डिस्क्रिप्शन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, P&L, प्रोविजन। खामोश। हाँ जी, ऑब्वियसली प्रोविजन के आगे जगह छोड़नी। रजिस्टर के सफ़े को लेटाओ मत, इसी तरह करो, इस पे पेपर में मैनेज करना इसी तरह। अच्छा जी, इनिशियल कॉस्ट है 450। इस 450 में 260 डालें। ये उस टाइप की पेमेंट है जो सऊदी किंग को अभी कर दी, और ये वो पेमेंट है जो कई सालों बाद करनी है, तो इसको भी एसेट की कॉस्ट में डालें और इसकी पीवी को एसेट की कॉस्ट में डालें। तो 450 जमा पीवी ऑफ 260। 260 के लिए रेट हम कौन सा यूज करेंगे? 7%, और लाइफ 20 साल है। हाँ जी जी बिल्कुल, प्रोविजन के साथ जगह छोड़े, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा, तो ये शुगर लगाते हैं आप इसकी बात। यकम जनवरी 2000 कॉस्ट प्लस लिख के
मजदूरों को कितने पैसे देने हैं 20 साल बाद? अगर आज देने पड़े 67.2। ठीक है जी, पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज करें हम। सवाल में कोई नई चीज आई तो मैं खुद रुकवा दूंगा, आनी है डैन तो मैं रुकवा दूंगा, लेकिन वो भी आसान होगी क्योंकि रिवैल्यूएशन आपको आती है। चलें जी, प्लस 67.2। आप किधर थे कल? नो, वी विल हिट यू अ लॉट। अच्छा ठीक है, मुझे पता है आप आए हुए हो। डेप्रिसिएशन वो तो नहीं भूल गई सलमान अजमा? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अपडेट लिख दें। हाँ जी, WDV नहीं लिखना, कैरिंग अमाउंट लिखना। 491.3। एक बताए 491.3। इसका नाम बताएं। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/15। कितने साल हो गए खरीदे हुए? 1 साल। टोटल लाइफ 20 साल। कितने साल बाद डिसमेंटल करना है? अब 19 साल बाद। हमारा मकसद यह है कि 71.9 को थोड़ा और बढ़ा के कभी ना कभी 20 साल तक 260 पे लेके जाना है। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। नजमा एंट्रीज एक ही दफा एंड पे कर लेंगे। यहां तक एंट्री बताएं। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 450, प्रोविजन क्रेडिट 67.2। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री इस टॉपिक में साथ साथ जुड़वा बहने। डेप्रिसिएशन डेबिट, कम डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। ओके, 31/12/16। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन दोबारा लिख दें, कोई मसला नहीं। 25.9। तो डेप्रिसिएशन दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। पहले कैरिंग अमाउंट निकाला करें WDV, फिर उसके बाद प्रोविजन की तरफ बाद में जाएंगे। प्लस क्या है? 4। हाँ जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन। मुझे पता तो नहीं, इसमें से भी कुछ सवाल निकाल लेना है यार मेरा। हाँ बोलो। अच्छा, मैंने ना असल में सारे साल की एंट्रीज करवानी है, वरना आप कर सकते हैं जंप, वरना आप जंप कर सकते हैं। 260 इंटू 1.07 -18। 2 साल हो गए थे एसेट इस्तेमाल करते हुए, 18 साल बाद मेंटल कर देने। कल आप आए थे? मार मार बंदा। Depreciation debit, account depreciation credit, interest expense debit, provision credit. Now we are very much suspicious, excited. We are very much excited about this new lady, which is called as Dan. Okay. कहाँ आप है वो हलवा पूड़ी लगाते रहे हो यार, खुदा के लिए। अच्छा, ऑन दिसंबर 31, 2016 द प्लांट वॉज रीवैल्यूड एट 410। अच्छा, ये अब थोड़ा सा एक चैलेंज हुआ करेगा कि ये जो वैल्यूअर ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यूअर ने वैल्यू लगवा के दी है, उसने डीकमिशनिंग डाल के वैल्यू लगवा के दी है या डीकमिशनिंग डाले बगैर? क्योंकि जो कॉस्ट कैपिटलाइज की थी ना, वो परचेज प्राइस थी 450। तसल्ली से बात समझनी है, नई बात है।
जो कॉस्ट कैपिटलाइज की थी उसमें परचेज प्राइस थी 450 और डी कमीशनिंग की पीवी डाली थी, डी कमीशनिंग की पीवी डाली थी और फाइनली कैपिटलाइज किया था 517.2। तो किस कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं? विच इंक्लूड डी कमीशनिंग और विच इज नेट ऑफ डी कमीशनिंग? इट इंक्लूड डी कमीशनिंग, प्लस हो चुकी है। इसका अजीब सा नाम है, इट इज नेट ऑफ टोटल प्राइस माइनस डी कमीशनिंग, इज नेट ऑफ डी कमीशनिंग, यानी एक्चुअल जो प्राइस है हमारी। तो इसका नाम बोलें प्राइस इंक्लूडिंग डी कमीशनिंग, प्राइस नॉट इंक्लूडिंग या प्राइस नेट ऑफ। ये कैसे निकल सकती है? 517 माइनस 67। अब ना जब कभी सवाल साइलेंट होगा तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, अभी सवाल साइलेंट नहीं है। कहते हैं कि ऑन 31 दिसंबर प्लांट वाज वैल्यूड एट 410 इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन। तो नहीं लिखा हुआ ना, अगर इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन लिखा होता तो इसमें उसने पीवी डाली होती। अभी उसने क्या लिखा है? इट इज नेट ऑफ रिस्टोरेशन, यानी इसमें पीवी नहीं डली हुई। और अगर लिखा होता इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन डीइंस्टॉलेशन ही होती है। तो अब मोहतरम ये फिगर है असल में 410 जो फिगर है दैट इज 450 टाइप, इसमें हमने डीकमीशनिंग डालनी है। ओके, कल हमने पकड़ा था ब्लू मार्कर फॉर चेंज इन एस्टीमेट, लेकिन आज मैं पकड़ूंगा रेड मार्कर क्योंकि आज डैन है, रीवैल्यूएशन हो रही है। एक लाइन छोड़कर 31/12/16 की डेट में लिखूंगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट प्लस you can safely use 76.9, no problem in this, you can safely use 76.9. why? I need revalued amount किस दिन की? 31/12/16 की। तो फिर पीवी ऑफ डीकमीशनिंग भी किस दिन की? ये कॉस्ट थी 1 जनवरी की, तो इसमें पीवी भी 1 जनवरी की। प्लीज वॉच विच फिगर आई एम चुकिंग, उठाइंग 76.9. Now it includes the decommissioning. 486.9. आप लोग तो ब्रैकेट में इधर ही करके नीचे लिख लेना, मेरे पास तो जगह नहीं बचनी, मैंने इसलिए बेशक अगले सफे पे वर्किंग चली जाए, कोई मसला नहीं। किस दिन मार्केट में वैल्यू लगवाई? 31/12/16 को। तो फिर पीवी भी किस दिन की डालें? अवेलेबल है या निकालनी पड़ेगी? अवेलेबल है, इसको उठा लें। डन। अच्छा, एक छोटी सी चीज मुझे करवा दें, कोई चेंज आई है 260 या 7% में? आपकी इजाजत से मैं एक चीज लिखने लगा हूं 76.9। there is no change in 260, there is no change in rate because it is not Chudel. Chudel means this change or this change. अभी क्या रीवैल्यू हो रहा है? एसेट रीवैल्यू हो रहा है, एसेट रीवैल्यू हो रहा है, इसलिए हमने प्रोविजन को नहीं छेड़ा। अल्लाह का शुक्र है एसेट रीवैल्यू होना, अगर मैं यहां हाथ रख दूं तो अब आपको आता है एसेट रीवैल्यू होना। आप मुझे बता दें सरप्लस आ रहा है या लॉस? सरप्लस आ रहा है। आम हालात हैं या ऑलरेडी कोई लॉस पड़ा हुआ है? आम हालात हैं। क्या आ रहा है पहले बताएं? सरप्लस। ऑलरेडी कोई लॉस पड़ा हुआ है या आम हालात हैं? आम हालात हैं, तो नॉर्मल सी एंट्री होगी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। वो वार्म अप के बाद, आई एग्री, वार्म अप के बाद। अच्छा, सरप्लस आ रहा है और देयर इज नो प्रीवियस लॉस, तो सिंपल एंट्री बस। अच्छा, ये कोई ऐसे एंट्रीज आसान सी हैं, ये तो आपको वैसे भी समझ आ जाना था, कोई लॉस आ नहीं रहा, तो मैंने वैसे किसी वजह से तो लिखवाई है, तो ये तो सिंपल सी बात है, कोई लॉस नहीं आ रहा, सारे सरप्लस को ओसीआई में डाल दें। चलेंगे 31/12/16 रीवैल्यूएशन 21.5।
छोटा सा लिखें जाके, 31/12/16 को एसेट की प्राइस बढ़ी है, इसलिए प्रोविजन हमने चेंज नहीं की। ये इस पे स्टार डाल लें, इस पे स्टार डाल के 31/12/16 को एसेट की प्राइस बढ़ी है, इसलिए हमने प्रोविजन चेंज नहीं की। क्या चीज इसमें डाल दी है ना, वैसे प्रोविजन को बढ़ाई तो नहीं ना, कल की क्लास ली थी आपने, वो प्रोविजन कल जिस तरह बढ़ाई थी ना उस तरह तो नहीं हमने बढ़ाई। अच्छा जी, अब आप नॉर्मल तरीके से चलें, सवाल में जरा नजर मारें कि कौन आ रहा है आगे। देखें किस्मत में क्या है अब हमारी। चुड़ैल किस दिन आई भाई, प्लीज आगे ना पढ़िएगा, पहले 31/12/18 तक पहुंचे, पहले चुड़ैल तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा ना ये चुड़ैल है। दूर से देख के तो नहीं जज कर लेंगे ये चुड़ैल है। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो ये फिर हो सकता है ना हमारे साथ, इसलिए बस आपकी कसर रह जाती है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अपडेट नहीं डालनी, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहां खड़े होके रिमेनिंग लाइफ निकाल लें प्लीज, प्लीज फोकस। पूरा 15 पूरा 16, पूरा 15 पूरा 16, व्हाट डज इट मीन कि 2 साल हमारा एसेट इस्तेमाल होकर डेप्रिशिएट हो गया। 20 माइनस 2 ऐसे देखा करना है। असल में जब डेट लिखते हैं ना बच्चे गलती से 31/12/17, तो फिर वो 31/12/17 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल रहे होते हैं, हालांकि इस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है आपने। तो इसलिए पूरा 15 पूरा 16 गुजर गया, टोटल लाइफ अब 20 है, 2 गुजर गई, कितनी रह गई 18। अब 486.9 डिवाइडेड बाय 18 और 21.5 डिवाइडेड बाय 18, वही मशहूर जमाना। डन। 486.9 डिवाइडेड बाय 18 और 21.5 डिवाइडेड बाय 18 पुराना स्लैश नजमा, वो तो इंटरेस्ट से भी निकालते हैं ना, वो तो बाद की बात है। हाँ जी, 16 के साल में 2 डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे, ये 17 के साल की डेप्रिसिएशन है। आप डेट लिख दें, ये 17 के साल की डेप्रिसिएशन। इसलिए मैं कह रहा हूं कैलकुलेशंस बड़ी मजे की हैं, इंटरेस्टिंग है, घर जाके टाइम देना पड़ेगा। कल वाला भी होमवर्क आप लोगों ने किया होगा, कल ही मैंने वार्न कर दिया था, साथ साथ करते हैं, वही सवाल क्लास वर्क वाला होमवर्क में दिया था, क्योंकि कैलकुलेशंस आसान है लेकिन थोड़ा सा मसला आ सकता है अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हो जाए। तो 17 के साल की मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी थी, लेकिन डेट मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मुझे डर था कि रिमेनिंग लाइफ में गलत ना ले लूं जी। याद रखिएगा जब भी चुड़ैल आएगी, जब भी डैन आएगी, तो हमें हमेशा रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। लिख लें, जब भी चुड़ैल आएगी, जब भी डैन आएगी। अब इस तरह की बातें लिखने हैं तो फिर लिखें, आप दिल खोल के लिखें, अब तो हमारा चाका भी खुल गया। तो जब भी चुड़ैल आएगी, जब भी डैन आएगी, तो हम रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। चाका खुल गया का मीन्स है वो यूज्ड टू हो गए हम। मच मारी गई है, सुना हुआ मुहावरा? मच भी होता है। वो एक लड़की की शादी हुई थी ना, तो वो जहाँ शादी हुई तो वहाँ बायोलॉजिकल एसिड्स थे, बफलोस, तो उसको स्मेल आती थी। अब बात लंबी हो जाएगी, चलें। तो थोड़े अरसे बाद वो कहती है कि अब तो मुझे स्मेल नहीं आती, तो उसके घर वालों ने कहा कि अब इसकी मच मारी गई है, यानी यूज्ड टू हो गई है। अच्छा चलें, अब आप मुझे ये बताएं 31/12/17 को मैं क्या निकालूंगा? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट, इन चीजों की अलग क्लास से रख लेते हैं। अच्छा 31/12/17 को अब मैं कैरिंग अमाउंट निकालूंगा। खामोश। 20.3 जिसका नाम बताएं। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/17, पूरा 15 पूरा 16 पूरा 17, 3 साल हो गए एसेट इस्तेमाल होते हुए,
17 साल बाद एसेट को हमने डिसमेंटल करना है। मकसद हमारा वही है कि 76.9 को आहिस्ता आहिस्ता हमने 260 पे ले जाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। जी बिल्कुल, रिमेनिंग लाइफ भाईजान आपने कल की क्लास नहीं ली। मैं खुदा के लिए मैंने कहा था इधर वाली रिमेनिंग लाइफ और इधर वाली चीजों खुदा के लिए कंपेयर ना करो। ये प्लीज ब्लंडर नहीं करना। कल वॉर्न कर दिया था वॉर्न। ये 2 बंदे कल एब्सेंट हुए हैं, देख ले अपने साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। और मेरी बात भी सुने आज, असल में इसको आपने खत्म करना होता है 18 साल में, क्योंकि ये 31/12/16 की प्राइस है और ये क्लोजिंग डिफरेंस निकलता है। तो क्लोजिंग का मतलब है आप 17 साल रह गए डिसमेंटल होने में। लेकिन मैं इस तरह आपको लेके चलना नहीं चाह रहा था। मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने क्या डेप्शन के साथ डेट ना लिखें और डेप्शन निकालें। और दूसरा मैंने क्या कहा है, यहां क्वेश्चन मार्क लगाएं और पढ़ें कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन। उस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं और बड़ा कंफर्टेबली चल रहे हैं हम। तो डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। इधर वाली चीजें रिमेनिंग लाइफ को उधर से कंपेयर करें, उधर को इससे, नेवर। दोनों चीजों को इंडिपेंडेंट लेके चलें। इसको शायद हम इस प्राइस को 18 साल पे खत्म करना चाहते हैं और इधर हम कैरिंग अमाउंट को निकाल के इंटरेस्ट बैलेंस ही निकालना चाह रहे हैं, इसलिए इनको साथ साथ लेके नहीं चलना। तो पहले क्या निकाला करेंगे, डेप्रिसिएशन, फिर निकल आया करेगी कैरिंग अमाउंट, और एंड पे निकाला करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन। अच्छा, यहां पे मैं चाह रहा हूं जरा यहां तक की एंट्रीज हो जाए। ये 2015 का साल है, ये 16 का साल है, ये 17 का साल है। प्लान डेबिट 517.2, कैश क्रेडिट 450, प्रोविजन क्रेडिट 67.2, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अगले साल नॉर्मल तरीके से चलें, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट। वार्म अप करने अकम्युलेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, इन दो से। उसके बाद प्लांट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट डायरेक्ट इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सरप्लस नेगेटिव और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 1.2, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। यहां तक एंट्रीज लिखी हुई होंगी। अच्छा, अब 18 में डेप्रिसिएशन के लिए रिमेनिंग लाइफ दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ना जरा 18 तक जाने दें। ये जब आप डेट पढ़ लेना 31 दिसंबर 18, तो आगे मत देखा करें क्या हुआ, पहले पहुंच जाए यहां तक। प्लीज प्लीज प्लीज, क्या हो रहा है? अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, इसको चलने दें एज इट इज। 31/12/18, लेकिन प्लीज वो स्ट्रेट लाइन बेस पे इंटरेस्ट नहीं चल सकता, वो आपको निकालना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एज ऑन 31/12/18, पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18। कितने साल हो गए? 4। मैं बता देता हूं, 4 साल हो गए। बकाया 16, 88.5.8। depreciation डेबिट, accumulated depreciation क्रेडिट, सरप्लस डायरेक्टली इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा P&L में, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी टुडेल आ गई। इसी तरह चीजें चलती रहती तो ठीक था। अच्छा, बस क्लोज करें बात। ये रीस्टार्ट हुआ है। ऑन 31 दिसंबर प्रिवेलिंग मार्केट रेट इज चेंज्ड इंक्रीज्ड बाय 2% भी लिखा हो सकता था, इंक्रीज बाय 1% लिखा हो सकता था।
इंक्रीज बाय 1% भी लिखा हो सकता है ना पेपर में, पेपर वाला तो पता है पेपर बनाता है फिर वो बीए कर रहे हैं सीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, वो किसी के मुंह से बीए क्यों निकला है। इंक्रीज बाय 1% या इंक्रीज टू 8%, तो रेट 7% से किस पे चला गया, 8% पे। जरा थोड़ी सी नकल मारें, ये क्या हुआ है जरा, ये जरा देखें क्या हुआ है, चेंज इन रेट्स, ये कल वाला काम हुआ है, डीकमीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी प्लीज प्लीज, किसी पे सरात पड़े हैं मुझे लगता है तो ठीक है, चुड़ैल आती है तो सरात लाती है, तो नाउ देयर इज ए चुड़ैल। अगली दफा हम जिन और जिननी कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन अब इस बार हो गया शुरू तो बस ठीक है, अब इस ट्रेंड को बरकरार रखें, आपने इंशाल्लाह इस दफा निकल जाना है। अच्छा जी, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि तसल्ली से जरा बात सुननी है। एक था कॉस्ट मॉडल, उसमें हमने 2 कॉलम बनाए थे भाई, बहुत ज्यादा फोकस करना है अब। एक था कॉस्ट मॉडल, उसमें हमने 2 कॉलम कल बनाए थे, एसेट सरप्लस और P&L नहीं बनाया था, और एक कॉलम बनाया था प्रोविजन। अब प्रोविजन की पीवी 30 से चलते चलते 40 हो गई थी, कुछ याद आ रहा है इस तरह का, 30 से चलते चलते क्या हो गई थी, 40 हो गई थी, पीवी की मद में, पीवी के मद में, समझ रहे हैं ना, 30 से चलते चलते 40 हो गई थी। मैंने 10 की एंट्री करवाई थी आपको भाई, बहुत फोकस, ये 5 मिनट में खत्म हो जाना है ये टॉपिक, ये 5 मिनट बाद आखिरी एंट्री जिस टॉपिक की होने लगी है, ये 5-7 मिनट इतने इंपॉर्टेंट है। असल में जब कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन बढ़ती है ना, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड कहता है इसको एसेट में फेंको। बताएं जी, मजदूरों ने पीवी की मद में कितने लेने थे, अब कितने लेने हैं, 40 पीवी की मद में, कितने ज्यादा देने हैं, प्रोविजन क्रेडिट एसेट डेबिट, कल ये एंट्री मारी थी। मॉडल कौन सा था, कॉस्ट मॉडल। ये मैंने ब्रैकेटें पता क्यों लगाई है, वो प्रोविजन जो हम निकालते हैं। अच्छा, लेकिन मॉडल में कल ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा भी तो हो सकता था, आपको समझ आ गया होगा। कॉस्ट मॉडल में यही 2 कॉलम बनेंगे, इसका नाम, इसको कल हमने ब्लू मार्कर से लिखा था 10 रुपए और 10 रुपए, और इसका नाम क्या रखा था, नहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस नाम नहीं रखा था, चेंज इन एस्टीमेट। तो प्रोविजन का बढ़ना कहां हिट किया था, एसेट में। क्या ऐसा हो सकता है कि कैरिंग अमाउंट हमारी आ रही हो 30 और रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारी हो जाए 28, मजदूरों को कितने पैसे देने थे, कितने देने हैं 28, कितने कम देने हैं 2 से लायबिलिटी डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, ऐसा भी तो कल हो सकता था। तो मुझे बता दें अंडर कॉस्ट मॉडल पहली एंट्री क्या बनी, एसेट डेबिट, और दूसरी एंट्री क्या बनी, नहीं, हाँ प्रोविजन डेबिट और एसेट। भाईजान खुदा के लिए गम गम गम, प्रोविजन बढ़ रही है, गम को P&L में नहीं लेके जाना, कॉस्ट मॉडल में एसेट में डाल देना, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। खुशी, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, खुशी को P&L में नहीं लेके जाना, नहीं ना OCI कहीं नहीं लेके जाना खुशी को, एसेट की प्राइस कम कर दें, डेप्रिसिएशन खुद ही कम हो जाएगी। कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन बढ़ने की एंट्री बताएं, प्रोविजन नहीं एसेट डेबिट नहीं, प्रोविजन बढ़ने की एंट्री, प्रोविजन क्रेडिट एसेट डेबिट। कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन कम होने की एंट्री बताएं, प्रोविजन लायबिलिटी होती है ना अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट की, प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट। नेवर हिट P&L और रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर ऑन योर मथा। हाँ जी, क्या रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करना है वो मैं इंशाल्लाह यहां रिवैल्यूएशन मॉडल लिख के अभी समझाता हूं।